हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में हम एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोलॉजी सेक्शन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आपके लिए लेकर आया हूं। इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में जाकर वो पहला पार्ट भी आप देख सकते हैं, जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसएसटी की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम शुरू करते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर स्केलेटन का काम करती है? तो ये जो सेल है स्क्लेरन काइमेटस सेल, तो ये जो है प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो मैच्योर प्लांट होता है उनके अंदर स्क्लेरन काइमेटस सेल, और जो यंग प्लांट होता है उनके अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स इसके अंदर जो पानी का प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर, उसके ज़रिए जो है वो इनको सपोर्ट मिलती है ओनली इन यंग प्लांट। लेकिन जो मैच्योर प्लांट होते हैं जिनके अंदर वुड फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो स्क्लेरन काइमेटस प्लांट यानी कि सेल्स जो हैं उनको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स आर कंसर्न विथ पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। जो फूड की स्टोरेज है वो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन more easily when they are substance across the cell membrane more easily when they are lipid soluble। जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इस सेल के अंदर दाखिल होने के लिए और सेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे मटेरियल जो कि लिपिड के बने होते हैं वो आसानी के साथ जो है वो गुजर सकते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी लिपिड की ही बनी हुई है। तो आपने ये पढ़ा होगा, जो सब्सटेंस होते हैं वो डिज़ोल्व करते हैं अपने ही जैसे सब्सटेंस को। तो लिपिड जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। और कोई भी लिपिड से बना हुआ जो सब्सटेंस है उसको यहाँ से गुजरने में कोई भी परेशानी नहीं होती, तो इजीली क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को और सेल में दाखिल हो सकता है। इट इज़ द फर्स्ट टू बी फॉर्मेड। जो सेल वॉल्स होती हैं प्लांट सेल की, उसके अंदर कुछ लेयर होती हैं। तो सबसे पहली लेयर होती है प्राइमरी वॉल, इसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी और मिडल लेमेला भी होती है। तो ये जो प्राइमरी वॉल है वो सबसे पहले बनती है, तो इस वजह से फर्स्ट फॉर्मेट लेयर इज़ प्राइमरी वॉल। उसके बाद हमारे पास है इट इज़ अ साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे। जो प्लांट्स जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि जो रिएक्शंस चल रहे होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, डार्क सी छोटी सी बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की असेंबलिंग कराता है। यहाँ पर राइबोसोम्स के लिए जो सामान होता है वो जैसे कि आरएनए और जो प्रोटीन है वो यहाँ पर मौजूद होती है, और यहाँ पर असम्बल होकर ये राइबोसोम जो है आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और यहाँ राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम SER के नाम से भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ सिर्फ स्मूथ की बात हो रही है, और स्मूथ जो है वो हमारे सेल के अंदर जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। और जो जबकि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम। जैसे कि मैंने पहले भी बात किया, जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स के अंदर होती है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल इज़ प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी कि जितने भी जानदार हैं बैक्टीरिया के अलावा, उन सब के सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन से बने हुए ऑर्गेनिल्स नहीं होते, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं बैक्टीरिया के सेल को। तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिल जो है दोनों में प्रेजेंट है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन से बना हुआ ऑर्गेनिल है तो वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो ये
यूकैरियोटिक सेल में होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ये भी यूकैरियोटिक सेल में होगा। बचता है राइबोसोम। तो राइबोसोम इज़ द बेस्ट आंसर, बाकी सारे जो है वो गलत ऑप्शन है। राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं, इनके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट शेयर्ड बाय प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऐसा कौन सा फीचर है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जो कि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया के सेल और यूकैरियोटिक तमाम जानदारों का सेल, उनमें से इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ये शेयर नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट शेयर्ड बाय बोथ सेल। तो इनमें से देखिए राइबोसोम दोनों के पास होती है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो बाकी जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो डी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर सेलुलर ऑर्गेनिल। सेलुलर ऑर्गेनिल ऐसा कौन सा है जो कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एटीपी बनाता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन तो साइटोप्लाज्म में हो जाती है, उसके बाद जो मज़ीद उसकी ब्रेकडाउन है पायरुविक एसिड की, जो ग्लूकोज की प्रोडक्ट है ब्रेकडाउन के बाद, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है एंड देन वो टूटती है और टूटकर एक रिएक्शन के ज़रिए, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के ज़रिए एटीपी बनती है और एटीपी हमारी एनर्जी की करेंसी है सेल की एनर्जी करेंसी है। उसके बाद हमारे पास है लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर एक ऐसा ऐसा पार्ट भी होता है, ऐसा ऑर्गेनिल होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, और लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, हमारे ही सेल के, अपने ही सेल के पार्ट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, हज़म कर सकते हैं। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल सैक भी कहते हैं कि वो खुदकुश बम्बार की तरह काम करती है और अपने ही सेल को हज़म कर जाती है, ख़त्म कर देती है। उसके बाद है ग्रीन पिगमेंट कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट आर लोकेटेड विद इन क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल के अंदर आपको ग्रीन पिगमेंट यानी कि ग्रीन सब्सटेंस जो मिलता है वो जो कि फ़ोटोसिंथेसिस में काम आता है, और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो है उसको कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में तब्दील करता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ टू कंट्रोल व्हाट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की जो बाउंड्री है वो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अंदर जाएगा तो ये इसकी चेकिंग करेगी, और कोई भी बाहर आएगा तब भी इसकी चेकिंग करेगी। तो अंदर कोई भी चीज़ जा रही है सेल के अंदर या वहाँ से कोई बाहर आ रही है चीज़, तो उसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये कंट्रोल करती है कि क्या चीज़ अंदर जा रही है और सेल से बाहर क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद है हमारे पास एन इनपुट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से काम के लिए जो है एनर्जी चाहिए होती है, जो ऐसी ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल मेम्ब्रेन से जो चीज़ें गुजर कर जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ऐसी होती है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और कुछ ट्रांसपोर्ट यानी कि मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है, सेल के अंदर जाना है, सेल से बाहर आना है, उसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स रिलीज ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा एक ऐसा सेल का पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। देखें ग्लूकोज टूटता है रेस्पिरेशन के दौरान, और ग्लूकोज टूट के जो है वो उसका जो पार्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट ये सारा साइटोप्लाज्म में होता है। ये साइटोप्लाज्म में हो गया काम, और साइटोप्लाज्म, और ये जो पायरुवेट है ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर
ये पायरुवेट टूट जाएगा और एक टूट कर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एनर्जी, इसके साथ एनर्जी भी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है, पायरुवेट के बनता है साइटोप्लाज्म में, और फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और पायरुवेट मज़ीद टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ये नहीं होगा बल्कि क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकलती है। उसके बाद हमारे पास इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। हमारी नेचर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो कौन सा है? सेल्यूलोस प्रेजेंट है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल वो सेल्यूलोस से बनी होती है। सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस। ठीक है, तो ये सेल वॉल है प्लांट सेल की, और ये सेल्यूलोस से बनी हुई है, और प्लांट की जो तादाद है वो ज़्यादा है, और इस वजह से जो सेल्यूलोस जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद है सिल्क इज़ केमिकली प्रोटीन। जो रेशम होती है वो केमिकली प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वैक्स नहीं होती। उसके बाद कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। कॉटन फाइबर्स जो हमें नज़र आते हैं, कॉटन जो होती है जिसके कपड़े बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, वो भी सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं, जो कि एक अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो सेल्यूलोस है। उसके बाद हमारे पास है एज़ कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म लाइन सेल, यानी कि स्पर्म एंड ओवा इज़ ऑलमोस्ट हाफ। देखें, जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं जितने, वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि हमारे पास जो डीएनए है, जो क्रोमोज़ोम है, वो आधे क्रोमोज़ोम हमारे मदर से, यानी कि 23 क्रोमोज़ोम हमारे मदर से और 23 क्रोमोज़ोम हमारे फादर से मिलकर हमारे सेल, सोमैटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोज़ोम मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारे जर्म लाइन सेल हैं, जर्म लाइन सेल क्योंकि हैप्लॉइड हैं, और हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 की जगह पर 23 क्रोमोज़ोम मौजूद होंगे। तो इस वजह से जो क्रोमोज़ोम क्योंकि डीएनए से बने होते हैं, तो डीएनए की जो तादाद है वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर सोमैटिक सेल के मुकाबले में क्या है? हाफ है। उसके बाद हमारे पास है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेक्राइड हैं, 6 कार्बन की बनी हुई शुगर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर आपस में कंडेंस किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो फिर क्या बनता है? सुक्रोज़ बनता है। सुक्रोज़ टेबल शुगर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस प्रोसेस के ज़रिए जोड़ा जाता है इनको? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और इसके नतीजे में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो दैट्स वाई जब हम दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज़ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी मॉलिक्यूल को अगर तोड़ा जाए तो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ये सेल जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को ही तोड़ता है और उससे एनर्जी हासिल करता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हमारी बॉडी में हमारे सेल के अंदर टूट सकता है, जल्दी से टूट सकता है। लिपिड को अगर तोड़ा जाए उतनी ही अमाउंट के अंदर तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है हमें, डबल एनर्जी। ठीक है, तो लेकिन बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है और एनर्जी निकालती है, क्योंकि ये जल्दी से रैपिडली टूट जाता है। तो जो सही ऑप्शन होगा, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिपिड से हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं हासिल होती। लेकिन सेल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ही इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए।
तो आज वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में मुलाकात होती है। बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एसएसटी के लिए उनकी सीरीज़ चल रही है। तो तमाम वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।